नमस्कार साथियों। एमपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं और उसकी व्याख्या क्या होगी ये भी देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये ए सीरीज है और ए सीरीज़ के हिसाब से ही आप अपने पेपर को मिलाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पहला प्रश्न है एमपी स्पेशल से, वो 13 नंबर है और ये क्या कह रहा है, ये योजनाओं से संबंधित है। कह रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य एक ये तो ज़रूर रहा है कि महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन करना, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना, लेकिन इसके अलावा क्या रहा है, तो इसके अलावा रहा है महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, सौर ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो ज्योग्राफी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। करंट से अपडेट रहे होंगे तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो सी राजस्थान, और राजस्थान सही आंसर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, और 17 नंबर क्या कह रहा है कि दशक 2001 से लेकर के 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है। ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रही है। तो ध्यान रखेंगे, मेघालय वह राज्य है जो 2001 से लेकर के 2011 तक के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया है, और ये 27.9% के आसपास जनसंख्या वृद्धि इस दशक में दर्ज किया है, यानी कि एक दशक में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न कौन सा है? 29 नंबर का प्रश्न है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा गया है और एमपी की अर्थव्यवस्था से। 29, चलिए देखिए, ये कह रहा है दिनांक 23, ठीक है, 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है। ये क्या कह रहे हैं? योजना का नाम है आहार अनुदान योजना। तो 29 नंबर का जो है ये ध्यान रखेंगे कि आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय से संबंधित रहा है, और ये कब शुरू किया गया है पूरे डेट के हिसाब से दिया है, तो ध्यान रखेंगे ये इसमें सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो इसी के बाद जो 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न भी, हाँ 30 नंबर प्रश्न ये देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं। तो ये पूछा गया है बेसिकली कि जनजातियों से संबंधित जो योजनाएं हैं, कुल योजनाओं की संख्या कितनी है। तो कुल योजनाओं की संख्या 31 रही हैं। ठीक है, तो ये योजनाएं हैं, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला कौन सा है? तो 31 नंबर का प्रश्न है, 31, और यहाँ पर देखिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखें कि मूल्य स्थिरता भी बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि भी सुनिश्चित करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मौद्रिक नीति, ठीक है, यहाँ पर मौद्रिक नीति का प्रयोग आरबीआई नहीं करेगी, और अगर कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग हमेशा ही करती रही तो इसका मतलब ये है कि निवेश और उपभोग व्यय, या उपभोग और निवेश व्यय के लिए जो निवेशक हैं, उपभोक्ता और निवेशक दोनों की बात करें,
ऋण नहीं मिल पाएगा और आसान दरों पर यानी कि आसान ब्याज दरों पर यदि उन्हें ऋण नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि डिमांड नहीं होगी, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और अगर कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग लगातार करती रही आरबीआई तो आर्थिक समृद्धि दर हमारी प्रभावित हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि मूल्य स्थिरता भी बनाए रखना है और आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित करना है, दोनों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है, क्योंकि कठोर मौद्रिक नीति और जो विस्तारित मौद्रिक नीति है दोनों का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के ऐप पर जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में ये बखूबी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर है। 31 नंबर के बाद ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी जो इकॉनमी है उसे सर्विस इकॉनमी भी कहा जाता है, सेवा अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो सेवाओं का निर्यात हमने खूब किया है और इसने जो हमारा व्यापार घाटा है, व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये ध्यान रखेंगे कि व्यापार घाटे की बात कर रहा है। तो जब आप वैदेशिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वैदेशिक क्षेत्र ठीक है उसे 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहले भी आप लोगों ने करंट अफेयर की अगर क्लास देखी है यूपीएससी से संबंधित तो उसमें ये चीज़ें मैंने बताया है। पहला है बीओपी, फिर एक्सचेंज रेट, बीओपी का मतलब भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कह लीजिए, फिर एक्सचेंज रेट जिसे विनिमय दर कहते हैं, और फिर विदेश व्यापार। ठीक है, तो जो बीओपी है, बीओपी को 2 खातों में इंडिकेट किया जाता है, एक को कहते हैं करेंट अकाउंट और दूसरे को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक को विजिबल एक को इनविजिबल। तो जो विजिबल अकाउंट है उसी विजिबल अकाउंट को ही ठीक है विजिबल अकाउंट को ही ट्रेड अकाउंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, कुल भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सेवा क्षेत्र की बात हो रही है, सेवाओं का निर्यात हमने किया है। ठीक है, और जो इनविजिबल अकाउंट है, ध्यान रखेंगे करेंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल, तो इनविजिबल अकाउंट सेवाओं के निर्यात से संबंधित है, अर्थात अदृश्य मदों के निर्यात आयात निर्यात से संबंधित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को। तो 33 नंबर प्रश्न भी इकॉनमी से संबंधित है। तो वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक रही है? और विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है, तो विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता आप लोगों को पता है कि पहले से ही गुजरात समृद्ध राज्य रहा है और यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत रही हैं, तो गुजरात इसमें ठीक है पहले स्थान पर है। इसके बाद 33 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, हाँ 35 नंबर क्वेश्चन यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था से ही पूछा गया है, इकॉनमी से ही पूछा गया है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर दशकीय वृद्धि 2011 की बात कर रहा है और एमपी के बारे में पूछ रहा है कि एमपी का कौन सा जिला है। तो इंदौर इसमें सही आंसर है, 35 का सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। हम लोगों ने 35 नंबर का देख लिया, 35 के बाद और आगे बढ़ें 38 नंबर का क्वेश्चन जो है यह भी इकॉनमी से ही है। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यम क्रांति आपसे पूछा गया है, एमएसएमई को मुफ्त बिजली प्रदान करना, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। तो ध्यान रखेंगे गारंटी रहित ऋण प्रदान करना 38 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर है। गारंटी रहित ऋण प्रदान करना इसका सीधा सीधा सा मतलब है ठीक है कि बिना गारंटी के, ठीक है बिना गारंटी के जब भी आप ऋण लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कहता है कि जो ऋण आप लेंगे उसके लिए कुछ मेरे पास जमानत रखिए या ऋणाधार रखिए, कोलेट्रल भी बोला जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान किया गया है। तो उद्यम क्रांति योजना है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, बिना जमानत के आपको ऋण दिया जा रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ें और 39 नंबर प्रश्न को देख लें। 39 नंबर प्रश्न भी इकोनॉमी से संबंधित है। तो हाँ, ये पूछा गया है कि 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो आवंटित किया गया है, सही आंसर है आपका 12.22%। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि जब सरकार जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी का कुछ प्रतिशत, मान लीजिए हमारी जो भी जीडीपी है, जीडीपी को मान लेते हैं हमारी 10 रुपये की जीडीपी है, 10, इसमें से यदि इस 10 रुपये में से सरकार ने, ठीक है, 3 रुपये शिक्षा पर खर्च किया, और सरकार ने जो योजना बनाया, जितनी भी योजना बनाई, उन योजनाओं में से, ठीक है, जितनी भी योजना सरकार ने बनाई है उन सभी योजनाओं पर खर्च करना है, अलग अलग मदों पर खर्च करना है। तो उन सभी मदों की बात कर लें तो हमने ये देखा कि टोटल जो सरकार ने योजना बनाया है, उस योजना में से हम ये देख रहे हैं कि उसका 4% सरकार खर्च कर रही है। किस पर? तो शिक्षा पर। तो यदि 4% सभी योजनाओं से अधिक यदि शिक्षा पर खर्च कर रही है, और कितना हिस्सा, कुल योजनाओं का कितना हिस्सा शिक्षा को दिया गया है, यह बताता है कि सरकार किस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। यानी कि सरकार की योजनाओं में शिक्षा क्षेत्र को किया गया आवंटन शिक्षा पर या शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। और वही यदि जीडीपी का प्रतिशत हम देखें तो यह बताता है कि सरकार ने, ठीक है, हमारी जो आय है, हमारी आय का कितना प्रतिशत, यानी कि जीडीपी की बात है ना, और जीडीपी किससे बढ़ती है? हम जो उत्पादन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, कारक आय की हमें प्राप्ति होती है, तो उसका कितना प्रतिशत यहाँ पर खर्च किया गया है, यानी कि हमारी आय का कितना प्रतिशत इस पर शिक्षा पर खर्च किया गया है। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे, कभी ये पूछा जा सकता है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ें। 39 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। तो ये कह रहा है 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी रही है। तो सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी रही है टमाटर। और टमाटर की बात करें तो वहाँ की, यानी कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु की स्थिति टमाटर के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो टमाटर का उत्पादन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह कहा जाता है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो योजना है, मिशन मोड में ये जो योजना शुरू की गई है, इस योजना का सार संग्रह क्या रहा है? तो सार संग्रह के रूप में जो प्रकाशित किया गया है उसी को कहा गया है सारांश के रूप में, ठीक है। तो सारांश, सी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ें और देख लें 69 नंबर आंसर, 69 नंबर का क्वेश्चन, यह भी भारत अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 69 यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है 2021 से 22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल के मामले में यदि आप लोगों को पता है कि प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो दालों के उत्पादन के संदर्भ में आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में द्वितीय स्थान रखता है, और वहाँ की जलवायु की जो स्थितियाँ हैं वह भी दालों के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश इसमें सही आंसर होगा, 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े और देख लें कौन सा प्रश्न है। तो 72 नंबर का प्रश्न जो है, 72, यह भी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? अब ये पूछ रहा है सीधे सीधे कि तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर तेल रिफाइनरी की संख्या 1 है, ठीक है। आगे बढ़ें और कौन सा प्रश्न है? तो 79 नंबर का प्रश्न है, 79, इसको देखें। ये क्या कह रहा है? इनमें से
कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2020-21 पर था? अब 2020-21 का डेटा पूछ रहा है कि 2020-21 में लौह अयस्क के निक्षेप यानी कि भंडार कहां पर है, तो भंडार के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये सही आंसर ध्यान रखेंगे ओडिशा है। 2020-21 में सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क के निक्षेप देखे गए वो ओडिशा में देखे गए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, मॉनेटरी पॉलिसी से एक प्रश्न पूछा गया है और ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों का वेटेज ठीक ठाक रहा है। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।